हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लिए थे। हम लोग आज मूव ऑन करते हैं पार्ट 3 के ऊपर, जो कि हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, मतलब बहुत मज़ेदार कहानियाँ हम लोगों ने वहाँ पे सुनी थी, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था सेल वॉल के बारे में, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके विज़िट करें और हमारे सीक्वेंस को फॉलो करें ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, है ना। मैं ज़रा सा आपसे 2 मिनट बातें करना चाहूँगा। देखो, कई लोग ऐसे होते ना, वो क्या करेंगे कि वो बातों को सुनते कम है, वो बस नोट्स स्लाइड मिला नहीं कि बस नोट्स बनाना स्टार्ट, अब वो नोट्स बनाएंगे, देख के छाप देंगे, बाद में उसको रटेंगे। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। रट्टा आप मारोगे तो बातें आपको कुछ दिन तक याद रहेंगी। इनफैक्ट रट्टा मार के आप एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हो, लेकिन इस टॉपर का क्या फ़ायदा जब आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने उस बस रटा, उसको लिख दिया, बाद में 2 दिन के बाद भूल गए, तो फिर क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं। तो आपको क्या करनी चाहिए, बातों को अच्छे से समझना चाहिए, है ना। क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, तो आप इसको पहले अच्छे से समझना, ठीक है ना। नोट्स तो देखो, लिखा हुआ सब कुछ होता है यार, बुक में लिखा हुआ सब कुछ होता है, बस समझने वाली बातें होती हैं, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर यदि रटने वाले विद्यार्थी हो तो आप बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए आपको यार। आप यदि ये सोच के बायोलॉजी लियो कि बस बायोलॉजी में रट्टा मारेंगे और पास हो जाएंगे, तो नहीं, बायोलॉजी फिर आपके लिए नहीं है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो क्या रट्टा मारना, कुछ रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है। अगर कोई टीचर ये बोलता है कि बायोलॉजी जो है वो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, बस इसको रट लो, इसको रट लो, तो रट लो, दैट मीन्स कि उसने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी नहीं है, या तो उसको बायोलॉजी पढ़ाने नहीं आता है ना। बायोलॉजी रट्टा मारे वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि उसको आपने रट लिया, है ना। बायोलॉजी एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में होने वाली परिघटनाएं हैं। अरे यार, आप ही के तो बॉडी में जो काम होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें क्या रट्टा मारना है ना। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, बस आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। आप उसको अपने डे टू डे लाइफ से क्या करो, कनेक्ट कर सको, तब जो है वो पढ़ने में क्या होगा, मज़ा आएगा, है ना। बातें तो होती रहेंगी, बातें तो मुझको आपसे बहुत करने का मन कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल कभी और बातें करेंगे। आज हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। इस सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, न्यूक्लियस होगा, मतलब लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होंगे। लेकिन जो हमको फोकस करना है वो किस पे करना है, माइटोकॉन्ड्रिया पे करना है। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाला। अब चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से बातें करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल के हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से बातें करते हैं, ठीक है। चलो हम माइटोकॉन्ड्रिया से पूछते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तुम कौन हो? तो ये बोला, मैं एक सेल ऑर्गेनल हूँ सर, जो कि सेल में रहता हूँ, है ना। तुम्हारे पास कितने लेयर है? मेरे पास 2 लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है ना। और जो तुम्हारे पास इनर लेयर है उसमें क्या होता है सर? मेरे पास जो इनर लेयर होता है ना, उसमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमने बातें की, मज़ा आया ना आपको बातें करके माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। कितना अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला कि हमने सर, हम एक पार्ट है सेल ऑर्गेनल का, हमारे पास 2 लेयर होते हैं, एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर, ठीक है। इनर लेयर में कई सारे फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। एक मज़ेदार बात आप याद रखें, क्रिस्टी शब्द का यूज़ हम एनिमल्स के लिए करते हैं, है ना। और प्लांट्स के लिए क्रिस्टी ना बोल के उसको हम लोग ट्यूब्यूली बोलते हैं। ट्यूब्यूली यूज फॉर ओनली प्लांट्स एज एंड क्रिस्टी यूज फॉर एनिमल्स, है ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे मुझे आप बता सकते हो कि किस में डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इमेजिन करो, मैंने बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये तीनों के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त क्योंकि इन तीनों के पास होता है डीएनए, और डीएनए होता है एक बॉस मॉलिक्यूल जिसके पास सेल की क्या होती है, पूरी इन्फॉर्मेशंस होती है। तो आप सोचो ना कि जो ऐसा जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके पास पूरे देश का देश का नहीं बोल सकते, पूरे इंडिया का उनके पास इन्फॉर्मेशंस है। तो वो जहाँ भी जाएंगे तो उनके पास टाइट सिक्योरिटी गार्ड होंगी। तो इसी तरीके से हमारे जो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके पास क्या होता है, डीएनए होता है ना। और डीएनए जो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सारे सेल्स की इन्फॉर्मेशन है। तो डीएनए को क्या करता है, तो डीएनए के कारण हमको क्या करना पड़ता है कि एक एक्स्ट्रा गार्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। अब आया समझ में? बस आप एक कंसेप्ट याद रखो, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के पास डीएनए प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है ना। वैसे आपके तीन तो आप ऐसे भी आपको याद होने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक मेम्ब्रेन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। आया समझ में? चलो अब माइक्रोस्कोपिक, माइटोकॉन्ड्रिया को आप खुले आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमको प्रॉपर स्टेनिंग करनी पड़ती है ना। उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके अलावा बोलता है इट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है? देखिए हमारे सेल में तीन तरीके के सेल पाए जाते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उनमें तीन तरीके के सेल होते हैं। एक होते हैं डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट हो ना, डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा होते हैं ऑटोनोमस, तीसरा होता है सेमी ऑटोनोमस। अब ये तीनों में क्या कॉमन डिफरेंस है? देखो डिपेंडेंट का मतलब ये कंप्लीट, इसके पास खुद का कुछ नहीं है, ये कंप्लीट किसी और के ऊपर डिपेंड है ना। ऑटोनोमस का मतलब इनके पास अपना सब कुछ है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। और सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है? सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि ये सब काम कर सकता है लेकिन कुछ बातों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है। नहीं समझ में आया? चलो इसको आप लोग अपने डे टू डे लाइफ से समझते हैं। देखो जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने हर काम के लिए अपने क्या होता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसको खाना भी खाना होता है तो पेरेंट ही खिलाते हैं, उसको कहीं जाना होता है तो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाता है। तो वो हो गया कंप्लीट डिपेंडेंट हो गया। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है जैसे कि 11th-12th में पढ़ने लगता है तो वो मोस्ट ऑफ द काम खुद करता है, लेकिन अगर उसको ट्यूशन फ़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस, खुद कुछ काम कर रहा है, कुछ कामों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस हो गया। ऑटोनोमस का मतलब जब लड़का जॉब करने लगा तो वो खुद पे डिपेंड हो गया, है ना। पेरेंट्स तो फिर अब वो क्या करेगा, पेरेंट्स को मैनेज करेगा, पेरेंट्स की हेल्प करेगा। अब वो पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगेगा, उनसे जूते नहीं मांगेंगे, उससे चप्पल नहीं मांगेंगे, उनसे साइकिल नहीं मांगेंगे। मतलब वो खुद के पास उसकी कैपेसिटी आ गई कि हम खुद से अपना लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, तो वो हो गया ऑटोनोमस। तो डिपेंडेंट बच्चा वाला कंडीशन हो गया जब बच्चा छोटा होता है। सेमी ऑटोनोमस 11th-12th में पढ़ता है, ऑटोनोमस जब वो जॉब करना स्टार्ट करता है। सेल में बस इसी तरीके की घटनाएं घटती है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कंप्लीट किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कामों के लिए किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, हम लोग जब एक एक करके पूरे सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि डिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस, है ना।
माइटोकॉन्ड्रिया कैसे सेमी ऑटोनोमस होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। दैट्स इट, अभी आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, एटीपी। आपको एटीपी का फुल फॉर्म पता है क्या, मैं बता दूं? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैपेसिटी होता है एन एटीपी को प्रोड्यूस करने का। एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना। तो एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। कई बार एग्जाम में पावर हाउस ऑफ सेल ना लिख के क्या लिख दिया जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटीपी मिल इन सेल। तो दोनों सही है ना, दोनों एक ही बातें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। तो मुझे आप बता सकते हो कि फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है प्लास्टिड, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है। सबसे छोटा होता है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। सबसे बड़ा प्लास्टिड, सेकेंड सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे छोटा राइबोसोम, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट ऑब्जर्व कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को दिया किसने था? बेंडा ने दिया था। अल्टमान ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था, ठीक है। देखो, बायोलॉजी में कई लोगों को प्रॉब्लम ये होती है ना कि काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट को नाम आपको याद रखना होता है ना। बायोलॉजी में एक जो प्रक्रिया चलती आ रही है वो क्या, देखता कोई और है, नाम कोई और देता है, क्रेडिट किसी और को मिलता है ना। ये होता है बायोलॉजी में। देखा ना यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था किसने? कॉलिकर ने देखा था। उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने, ठीक है। इसके बाद अल्टमान आए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को नाम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से नहीं, उनको इन्होंने एक नया नाम दिया, बायोब्लास्ट, ठीक है। बट हम लोग बायोब्लास्ट का नाम से नहीं जानते हैं, हम लोग आज माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम से ही जानते हैं, जो कि बेंडा ने दिया था, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में अल्टमान, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया, ठीक है ना। चलो आगे, आई होप आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। और सारे के सारे ऐसे टर्म हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या हुए, पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब बोलता है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कहीं फिक्स नहीं होते हैं, उनका नंबर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कि हाँ इस सेल में 5 होंगे, इसमें 8 होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसे सेल ऑर्गेनल जो अधिक एक्टिव होते हैं या ऐसे ऑर्गन जो अधिक एक्टिव होते हैं उनके पास मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो मोर एक्टिव सेल हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं समझ में आया? चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो, एक जब पंछी उड़ती है तो उनके जो पंख होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस अप डाउन होते रहता है। तो अप डाउन कॉन्टिन्यूस होने के लिए उसको अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स उसके पंख में क्या होता है, उसके विंग्स में अधिक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। बस आप एक कंसेप्ट याद रखो, मोर एक्टिव सेल हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। क्यों मोर एक्टिव सेल के पास मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा? जस्ट मैंने पहले बताया ना कि अधिक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अधिक एटीपी बनेंगे, अधिक एटीपी बनेंगे, अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। चलो, इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑब्जर्व। इसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, है ना। अब
ये डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है, ये अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना शेप एंड साइज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पर्म में इसका जो लोकेशन होता है वो कैसा होता है, स्पर्म में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है या शेप एंड साइज़ होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंजेस होता है। लेकिन नॉर्मली एक हम अगर एवरेज देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप एंड साइज़ होता है वो नॉर्मली सॉजेस शेप का होता है या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में सॉजेस शेप दे रखा है या सिलेंड्रिकल दे रखा है तो दोनों सही है ना। तो आप याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप एंड साइज़ होता है नॉर्मली सॉजेस शेप का होता है। कई बार इनका डायमीटर भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 0.2 है ना से लेके 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और एवरेज देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप इसको याद रखोगे, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे दो बातें बतलाई कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, किसके बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज़ होता है वो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएबल होता है। और नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है वो सॉजेस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका जो डायमीटर होती है वो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है और एवरेज देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। आप दोनों याद रखेंगे एग्जाम में, अगर ऑप्शन में कई एक होगा, कई बार 0.2 दिया जाता है, कई बार 0.5 दे देता है ना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर की होती है ना। आई होप आप लोगों को ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, ओवल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। स्केलेटल मसल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है ना, रो के फॉर्म में होता है। किडनी के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इलोंगेटेड होता है, इस तरीके का होता है किडनी के अंदर। और एस्ट्रॉइड सिक्रेटिंग मसल में इस तरीके का होता है ना। आया समझ में। एस्ट्रॉइड सिक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं वो एस्ट्रॉइड हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। आया समझ में भाई, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप एंड साइज है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखो, कई बार इसको एग्जाम में मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो द माइटोकॉन्ड्रिया टेक अ वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग, अब देखो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, उनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए प्रॉपर हमको क्या करना पड़ता है, स्टेनिंग करना पड़ता है। ये पूछा गया है एग्ज़ाम एम्स में, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमको पहले स्टेनिंग करनी पड़ती है ना। उस स्टेनिंग करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो क्या है, जेनस ग्रीन या जेंटियन वायलेट। ये दो चीज़ ऐसे हैं जिनका यूज़ हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग करने के लिए करते हैं। आफ्टर स्टेनिंग के बाद इसको हम माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो जेनस ग्रीन या जेंटियन वायलेट जिसका यूज़ हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, स्टेनिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। सिक्विज जो थे उन्होंने सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा था, है ना। सिक्विज नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा था, क्योंकि देखो उस समय तक लोगों को ये पता चल चुका था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। दैट मीन्स कि वो एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि एटीपी को प्रोड्यूस कर सकती है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए सिक्विज नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ सेल। आया समझ में आपको। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, है ना। देखो ऑर्गेनल्स विथ डीएनए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे न्यूक्लियस,
क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए होने का फ़ायदा इनको ये मिलता है कि इनके पास दो लेयर बन जाती है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ क्या क्या बोलते हैं इसको, याद है आपको? इनके पास दो लेयर होती है ना, है ना, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। आया समझ में? आया? तो मैंने आपको बताया कि जिनके पास भी डीएनए होता है उनके पास डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल या डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होगा और ये एटीपी को जनरेट करेगा। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक मज़े की बात, माइटोकॉन्ड्रिया में भरा होता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स नाम का पिगमेंट भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा नाम का पिगमेंट भरा होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, है ना, एंड प्रोड्यूस ऑफ एटीपी, एंड ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। इसके पास दो लेयर होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास एक बॉस मॉलिक्यूल डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसमें राइबोसोम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस, है ना, ये सारे यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर हैं। कई बार एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के नेमिंग करने के लिए दिया जाता है, तो आप नंबर नेमिंग को आप याद रखोगे, ठीक है। जनरली ऐसे बोर्ड एग्जाम में होता है ना। अब देखो, सब पढ़ते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में कुछ क्या पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्मूथ होता है। इसमें प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें नहीं होता है। पूछा गया एग्ज़ाम में, पूछा गया भाई मेरे, आप याद रखो कि आउटर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज के पास क्या होता है, हाई एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है, और ठीक है, तो उस बाहर निकालने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस सिस्टम को काम करती है उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउटर मेम्ब्रेन पे कभी नहीं होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन पे F0 और जनरली ये ऐसे लिखाएगा, है ना, ऐसे लिखाएगा। आउटर मेम्ब्रेन की पे क्या होती है, F0 और F1, सॉरी यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा गया, ये पार्टिकल होगा, है ना, पार्टिकल, है ना। तो पहली बात आप याद रखो कि आउटर मेम्ब्रेन पे जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, कई सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इसमें ना ही F0 और F1 पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आया समझ में? चलो अब F0 और F1 पार्टिकल्स क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। देखो इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो रफ होता है ड्यू टू क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन में होता है फोल्ड जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी आ गया तो फोल्ड तो स्मूथ हुआ नहीं, तो वो क्या बन जाता है, रफ बन जाता है। यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। प्रोटीन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होता है, फैट और लिपिड का जो अमाउंट है वो 1 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे F0 और F1
बार बार प्रैक्टिकल लिखा गया है भाई, यहाँ पे पार्टिकल्स होगा, है ना, मिसप्रिंट है इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, F0 और F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। आया समझ में। चलो अब माइटोकॉन्ड्रियन, एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर वर्ड है ये। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिव परमेएबल होता है, दैट्स सराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा, है ना। सिलेक्टिव परमेएबल का मतलब ये सबको अंदर आने नहीं देता है, कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देता है ना। और ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए रहता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्ड होता है अंदर की तरफ, और ये और ये क्या करता है, फोल्ड, और ये फोल्ड वर्क का क्या बनाता है, क्रिस्टी को बनाता है ना। इसके अलावा ये सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं क्रिस्टी के बारे में। क्रिस्टी जो होता है वो एक फोल्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में, है ना। और ये एक्सपांड करता है, मतलब जो ये इसका आप शेप एंड साइज़ देखोगे, इसको आप एक काम करो, आप क्रिस्टी को बाहर निकालो, आप माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिस्टी को जब बाहर निकालोगे तो इनका जो लेंथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ये फोल्ड के रूप में क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ावा देते हैं, है ना। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो एटीपी की प्रोडक्शन का जो रेट होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आया समझ में। जैसे देखो ना, समझो, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ऐसे कई सारे ऐसे फोल्ड होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा ये लंबे होते हैं। अब ये यहाँ पे क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हुआ, ये क्वाइल कर गया, है ना, क्वाइल कर गया। अब ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ावा देते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, है ना। और ये इन्हांस करते हैं दी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी, मतलब ये एटीपी की जो प्रोडक्शन रेट होती है उसको ये बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। आया समझ में। अब ये स्टॉक्ड पार्टिकल, देखो मज़े की बात क्या है कि जब आप क्रिस्टी को मैग्नीफाई करोगे तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ऐसे ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस हो गया, ठीक है। ये बीच वाला जो स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। इसकी जो हमारा ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे ही फॉल होता है ना। ये बीच वाले स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे से कई सारे ऐसे से पाए जाते हैं, देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसे से कुछ ऐसे से पाए जाते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि इनर मेम्ब्रेन पे क्या है, कई सारे फोल्ड है, और इसी फोल्ड में यहाँ पे होता है, दिस इज कॉल्ड F1, दिस इज कॉल्ड F0, है ना। तो ये सारे यहाँ पे ये पाए जाते हैं, है ना, ये यहाँ पे पाए जाते हैं ऑन द क्रिस्टी, ठीक है। चलो आया समझ में। तो स्टॉल पार्टिकल और इनर मेम्ब्रेन स्फीयर, क्रिस्टी कवर्ड विथ हिज इनर मेम्ब्रेन स्फीयर लाइक स्टॉल, दैट इज कॉल्ड नोब और हेड। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो ऐसे प्रेजेंट होता है दिस टाइप ऑफ में, इस ऊपर हेड हो गया जो कि F1 है, नीचे F0 हो गया। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई, ऑन द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज किसके पास, क्रिस्टी के पास, ठीक है। आया समझ में। नौ यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रिस्टी है जो कि एक फोल्ड होता है, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में होता है। मैट्रिक्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट द इनर मेम्ब्रेन, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स एक फ्लूइड होता है जो कि भरा होता है। देखो अब F0 और F1 पार्टिकल मैंने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द क्रिस्टी, ये क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीजोम। इसका दूसरा नाम ऑक्सीजोम इसलिए होता है कि ये ऑक्सीजन को यूज़ क्या करते हैं ना, ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीजोम। इसका और नाम क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसका जो डिस्कवरी थी उसको किसने की थी, फ्रेंडेज ने की थी, फ्रेंडेज मोरेन ने इसकी डिस्कवरी की थी, है ना। कोई दिक्कत, इसलिए इसको हम फ्रेंडेज मोरेन पार्टिकल भी बोलते हैं,
आया समझ में? कोई दिक्कत? F0 और F1 पार्टिकल जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। इसके अलावा इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। इसको हम लोग फ्रेंडेज मोरेन पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी फ्रेंडेज मोरेन ने की थी। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये दिखाई पड़ रहा है, ये F1 है, इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं। और ये दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग F0 बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? इनर साइड ऑफ, ये इनर साइड में पाया जाता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बुक करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट हैज़ एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है वो कहाँ ऑपरेट होता है? मैट्रिक्स में ऑपरेट होता है। इट हैज़ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस, ये कंप्लीट प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। इनके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA पाया जाता है ना। 70S राइबोसोम होता है इनके पास। एंजाइम ऑफ DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि DNA पॉलीमरेज, फिर जो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे RNA पॉलीमरेज, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो टर्म आता है मीटोप्लास्ट, मीटोप्लास्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में से आप क्या करोगे? आउटर मेम्ब्रेन को हटा दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को हटा दो, जो स्ट्रक्चर बच गया उसको बोलते हैं मीटोप्लास्ट। आया समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होते हैं ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कब से, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। आउटर लेयर को आप हटा दो तो जो स्ट्रक्चर बच गया उसको हम बोलते हैं मीटोप्लास्ट, ऐसे के वो लोग माइटोप्लास्ट भी बोलते हैं। अब आउटर लेयर को हटाने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं डिजिटोनिन। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट है उसका याद रखो, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय पूछे जाते हैं कि मीटोप्लास्ट क्या होता है। मीटोप्लास्ट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये मीटोप्लास्ट तब देखने को मिलेगा जब आप माइटोकॉन्ड्रिया से उसके आउटर लेयर को हटा दोगे, है ना। आउटर लेयर को हटाने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटोनिन, ठीक है। चलो मैंने क्या क्या बताया आपको कि मैट्रिक्स और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है। क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल भी बोलते हैं। और इनके पास कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है भाई? इनके पास होता है, मैट्रिक्स में होता है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA इनके पास प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो DNA रेप्लिकेशन करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि DNA पॉलीमरेज, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि RNA पॉलीमरेज, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, है ना। आई होप ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। मीटोप्लास्ट क्या होता है, हाँ, मीटोप्लास्ट या माइटोप्लास्ट क्या, इसको कई लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से जब हम आउटर मेम्ब्रेन को हटा दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। आउटर लेयर को हटाने के लिए जो केमिकल का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटोनिन। एज इट क्लियर नाउ? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस हैं हम सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन करती है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसके फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है? ATP के फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अलावा एक जो मेजर रोल प्ले करता है इन विटेलोजेनेसिस इन oocyte। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विटेलोजेनेसिस? विटेलोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि आप स्पर्म का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो स्पर्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ये स्पर्म को हेल्प प्रोवाइड करता है, उसको मतलब ताकत प्रोवाइड करता है एग के लेयर को डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग विटेलोजेनेसिस। कोई दिक्कत? तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है विटेलोजेनेसिस में, किसको? oocyte में। या बोल सकते हो कि जो oocyte होती है वो मूव करके फ्लोपियन ट्यूब में आता है, तो वहाँ भी एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ oocyte कॉल्ड ऑल्क न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया को oocyte में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्क न्यूक्लियाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना?
चलो, इसके अलावा आप देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है ना। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ऐसा क्यों, है ना। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये सारा काम खुद भी करता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। अब मज़े की बात कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, सब कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सब कुछ होता है, इसके बावजूद इसको हम सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशंस है कि कब काम करना है कब काम नहीं करना है, जैसे कि समझो ना कि आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास बहुत टैलेंट है ना, लेकिन जो डिसीजन है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ये कौन लेता है भाई, कौन लेता है, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल लेता है। तो इसलिए आप कंप्लीट अपने आप को ऑटोनोमस नहीं बोल सकते हो ना। इसलिए इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अपना सब काम खुद कर सकता है, लेकिन जो इसको ऑर्डर जो मिलता है वो कौन देता है, न्यूक्लियस देता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, इट कैन सिंथेसिस इट्स ओन डीएनए, ये अपना खुद का डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, ये अपना खुद का आरएनए भी सिंथेसिस कर सकता है। इसके अलावा ये अपना खुद का प्रोटीन भी सिंथेसिस कर सकता है। इसके अलावा ये अपना हर एक एंजाइम जो इसके फंक्शंस के लिए उपयोगी हैं वो सारे इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट्स होते हैं, है ना। सोच लो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सब कुछ कर सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये टैलेंटेड है, सब कुछ इसके पास है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, कुछ बातों के लिए ना, जो इसका जो फंक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जस्ट इसी के कारण ये कहला गया सेमी ऑटोनोमस। नहीं तो अगर ये जो न्यूक्लियस इनके जो इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि कब एटीपी बनाना है कब एटीपी नहीं बनाना है, अगर इनकी इन्फॉर्मेशंस न्यूक्लियस नहीं देती तो ये कहलाता ऑटोनोमस। इसके अलावा ये जो है वो ये क्या करता है, खुद को डिवाइड कर सकता है ना। एक टर्म आप याद रखो, उसको आई थिंक मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है ना, उस डिवीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट रुको मैं बताता हूँ उस डिवीज़न को क्या बोलते हैं। बहुत शायद बहुत इम्पोर्टेंट था, उस जो नाम है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक मिनट आप वेट करोगे, ठीक है, मैंने उसको लिखा था, मैं आपको बताता हूँ उसको क्या बोलते हैं। हाँ, डी नोवो ओरिजिन। डी नोवो ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शो करता है डी नोवो ओरिजिन को। ठीक है, डी नोवो ओरिजिन का मतलब क्या होता है आपको पता है, डी नोवो ओरिजिन देखो मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ आप उसको याद रखोगे। डी नोवो माइटोकॉन्ड्रिया सो डी नोवो ओरिजिन। डी नोवो ओरिजिन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऐसा नहीं कि ये नए बनते हैं, नहीं, जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो डिवाइड करता है और एक नए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं डी नोवो ओरिजिन। आया समझ में, आया समझ में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या शो करता है, डी नोवो ओरिजिन। दैट मीन्स डी नोवो ओरिजिन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं कि सेल में नए बनते हैं, नहीं, जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है और फिर वो क्या करता है, एक नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास अपना सब कुछ होता है, इसके बावजूद इसकी जो फंक्शंस होती है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, है ना। चलो आगे मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लुक लाइक येलो, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया येलो कलर का होता है, ऐसा क्यों। ठीक है, इसको आप बताओगे, अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजोगे, अगर नहीं आता है तो आप अगले लेक्चर में इसको देखना, मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, आप बस प्लीज़ गूगल मत करना मेरे दोस्त, है ना, गूगल पे तो सब मिल जाता है, आपके दिमाग में फट सर्च चल रहा होगा कि हाँ गूगल तो सर्च करके मैं लिख दूँगा कमेंट बॉक्स में, है ना। फिर आप ईमानदार नहीं हो, है ना। ईमानदार तो लाइफ में ईमानदार बनना, अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते ना, तो ईमानदार बनिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग कलर का होता है, जी हाँ, जिसमें एक येलो कलर होता है, इसका आता है येलो कलर किसके कारण होता है, ये कई मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कब, नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में। ठीक है, चलो आगे।
डू यू नो माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल? क्या आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है? इनफैक्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मोस्ट ऑफ द जो ये हैं फंक्शंस हैं वो सिमिलर है किसके समान है? प्रोकैरियोटिक सेल के समान है। कैसे? देखो इसके जो एविडेंस है। अब देखो एक मज़े की बात यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में, माइटोकॉन्ड्रिया इज का जो ओरिजिन हुआ प्रोकैरियोटिक सेल से, इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक है, अब इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ये चीज़ बताती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका ओरिजिन किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ठीक है, अब इसका जो एविडेंस है वो क्या है? देखो इससे कुछ एविडेंस भी है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, आप कैसे बोल रहे हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो प्रोकैरियोटिक से हुआ है? ठीक है, उसका कुछ एविडेंस है। देखो क्या एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेम साइज एज प्रोकैरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनका शेप एंड साइज बिल्कुल समान होता है प्रोकैरियोटिक सेल के से। जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप एंड साइज मैंने बताया 4 से 10 माइक्रोमीटर होता है, तो उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक का भी 4 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ये डिवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंपल फ्यूजन। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होता है वो भी सिंपल फ्यूजन के माध्यम से डिवाइड करता है। सिंपल फ्यूजन का मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो वो 2 हो जाएंगे। जैसे कि ये है ना, इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया तो ये डिवाइड करके 2 बन गए, है ना। तो ये कहलाता है सिंपल फ्यूज़न। तो जैसे कि बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी डिवाइड करता है। इसके अलावा देयर फ्लूइड इंटीरियर कंटेन 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी 70S राइबोसोम होता है। मज़े की बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये सारे कुछ एविडेंसेस हैं जो क्या बतलाती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी ओरिजिन किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ठीक है ना, आया समझ में? और इस थ्योरी को बताने वाली जो इस थ्योरी को कौन बतलाती है? इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ये बतलाती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका ओरिजिन किससे हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बातें समझ में आई होंगी। इसके बावजूद कुछ क्वेश्चन यदि आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजोगे, है ना। और जो हाँ मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर आप ज़रूर दोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।